करबला की सबसे बड़ी तकलीफ यही थी कि इमाम हुसैन के सामने खड़े लोग किसी और मजहब के नहीं थे। वो भी खुद को मुसलमान कहते थे, वही कलमा पढ़ते थे। जख्म सिर्फ तलवारों से नहीं लगा था, बल्कि इस एहसास से लगा था कि अपनों ने ही साथ छोड़ दिया, अपनों ने ही घेरा डाल दिया। यही वजह है कि करबला का दर्द आज भी ताज़ा है, क्योंकि वो बाहरी दुश्मन से ज्यादा अंदरूनी विखंडन की कहानी है। आज जब मौजूदा हालात पर नजर डालते हैं और जब खामोशियां बहुत दूर तक कुछ कहने लगती हैं, तब पर्दे के पीछे की सियासत सामने आने लगती है, तो वही करबला याद आती है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इतिहास का पैटर्न फिर दोहराया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है वो अब तक सिर्फ सवालों तक सीमित था। लोग पूछ रहे थे, शक जता रहे थे, लेकिन ठोस तौर पर कुछ सामने नहीं था। मगर अब जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है वो इस पूरी तस्वीर को एक नए नजरिए के साथ दिखा रही है। इस रिपोर्ट में इशारा किया गया है कि मामला सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी, औपचारिक खामोशी का नहीं था, बल्कि पर्दे के पीछे से लगातार बातचीत और किसी बड़ी रणनीति की तैयारी चल रही थी। अब तक जो बातें थी वो महज अटकलें थी, लेकिन अब जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है उसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि क्राउन प्रिंस लगातार अमेरिका से फोन पर बातचीत कर रहे थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से कई निजी कॉल्स पर संपर्क किया और सैन्य कार्रवाई को लेकर अपनी बात रखी। ये वही बिंदु हैं जो पूरे मामले को और गंभीर बना देता है। एक तरफ सार्वजनिक मंचों पर कूटनीति और बातचीत की जबान, और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे लगातार फोन कॉल्स और सख्त कदमों की पैरवी। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बातचीत हुई, बल्कि ये है कि उस बातचीत की दिशा क्या थी, उसका मकसद क्या था और उसके नतीजे किसके खिलाफ जा सकते थे। अगर मीडिया रिपोर्ट सही है तो ये सिर्फ साधारण डिप्लोमेटिक संपर्क नहीं है, बल्कि एक बड़ी रणनीतिक चाल का हिस्सा है। सियासत में खामोशी भी बोलती है और लगातार होने वाली फोन पर बातचीत बहुत कुछ कह जाती है। अब देखना यह है कि इन रिपोर्ट्स पर आधारित प्रतिक्रिया क्या आती है और इतिहास इस दौर को किस नजर से दर्ज करता है। सवाल ये उठता है कि क्या आप नहीं कहे जाने वाले साथी के खिलाफ, उसी ईमान और उसी उम्मत का नाम लेने वालों के खिलाफ पहले से ही कोई सियासी चाल बुनी जा रही थी। अगर एक तरफ मंचों से डिप्लोमेसी की बात हो रही है, दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत हो रही है और उनकी पैरवी की जा रही, तो इसे क्या कहा जाएगा? खामोशी कभी यूं ही इख्तियार नहीं की जाती। हर खामोशी के पीछे एक वजह होती है, एक गणित होता है, एक मंसूबा होता है, और ये सामने आती रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वो खामोशी महज तटस्थता नहीं थी, बल्कि शायद किसी बड़े फैसले से ली गई तैयारी थी। अगर ये सब साबित होता है तो सिर्फ सियासत का खेल नहीं रहेगा, ये भरोसे, वफादारी और उस दावे का सवाल बन जाएगा जो एक साझा पहचान और साझा ईमान के नाम पर किया जाता है। इतिहास ऐसी खामोशियों को भी दर्ज करता है और ऐसे किरदारों को भी जो सामने कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और होते हैं। अगर ये देखा जाए कि ये ताकतवर देश व्यवहारिक और कैसे ईरान के साथ खड़े हो सकते थे, तो उसके साथ कई तरीके हैं। रूस खुले तौर पर सैन्य सहयोग, एयर डिफेंस सिस्टम और खुफिया जानकारी साझा करने, और संयुक्त राष्ट्र में वीटो के जरिए कूटनीतिक ढाल बन सकता था। चीन आर्थिक मोर्चों पर बड़ा सहारा बन सकता था। ईरानी तेल की बड़े पैमाने पर खरीद जारी रख के वैकल्पिक बैंकिंग चैनल खोलकर और निवेश बढ़ाकर प्रतिबंधों को असर कम कर सकता था। टर्की क्षेत्र में मध्यस्थता की भूमिका निभाकर ऊर्जा और व्यापार सहयोग बढ़ा सकता था। खुलकर राजनीतिक बयान देकर संतुलन बना सकता था। पाकिस्तान पड़ोसी होने के नाते सीमाई सहयोग, खुली कूटनीतिक समर्थन की भाषा और इस्लामिक देशों के मंच पर को अपनाकर साथ खड़ा किया जा सकता था। खाड़ी के कुछ मुस्लिम देश कम से कम ओआईसी जैसे प्लेटफॉर्म पर आपात बैठक बुलाकर सार्वजनिक रूप से आक्रामक कार्रवाई की निंदा करके राजनीतिक एकजुटता दिखा सकते थे। मदद का मतलब हमेशा जंग में कूदना नहीं होता है। आर्थिक राहत, खुला राजनीतिक समर्थक, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय लॉबिंग, रणनीतिक साझेदारी और स्पष्ट बयान, ये सब तरीके से थे जिनसे वो ईरान और उनके लीडरशिप के साथ खड़े हो सकते थे। सवाल क्षमता का कम और इच्छा शक्ति का ज्यादा है।